गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? अगेन देखो गौतम, बात आपकी बिल्कुल सही है और एक चीज मैं भी आपसे बोलना चाहूंगा कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, अब लाइक फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद मैं हो सकता है 20-30 टाइम्स पढ़ा चुका हूं, या कोई और सब्जेक्ट है, तो उस पर जितना होमवर्क होना चाहिए, जितने क्वेश्चंस कलेक्ट होने चाहिए नेट से या नेट से बाहर से भी, गेट से गेट से बाहर से, वो सब मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, है ना। लेकिन ग्राफिक्स में ऐसा है नहीं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम बीटेक में ही पढ़ा था और बीटेक के बाद ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिलेटेबल क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट है वो कवर करूं। एक बात तो मेरे को भी समझ आ रही है कि इतना कुछ वेटेज रिलेटिवली नहीं है ना। थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए, बट ऐसा नहीं क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। तो जो टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर और डिटेल में जाने की जरूरत है या और काम करने की जरूरत है, तो उसको आप अगेन जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो या जिस टॉपिक से स्पेसिफिकली आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछा गया, उस पर थोड़ा सा और होमवर्क कर सकते हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट है जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो बिकॉज क्या है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पहले गेट के सिलेबस में था भी, है ना, लेकिन ये तो कभी गेट के सिलेबस में रहा भी नहीं है। और वैसे भी जहां जो टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं उनका इंडस्ट्री एप्लीकेशन से कोई लेना देना वैसे भी नहीं होता, जस्ट रिलेटेबल सब्जेक्ट नॉलेज ही है। मैं ये जितने भी नोट्स होंगे इसी के जो पीपीटीज हैं, है ना, मैं आज ही इसी में इवन सैटरडे संडे यही काम करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के भी कल मैं कुछ पेंडिंग नोट्स पूरे कर रहा था, तो मैं आज ही इस क्लास के बाद इसके जितने भी पीपीटीज होंगे वो सब अपलोड कर दूंगा। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं आपको, कुछ एडिशनल भी जो डेटा है ना, जो लाइक मेरे को लगा थोड़ा सा एडिशनल मैंने लेक्चर में कवर नहीं किया, पहले पढ़ाई करते हुए उसको भी बनाया था, तो वो भी पीपीटीज में अपलोड कर दूंगा। सारा कंटेंट जितना मेरे पास है ना, जो बुक्स हैं, जो डेटा है, वो मैं कर दूंगा। तो उस पर आप फिर एक बार होमवर्क करो। और वैसे अभी मेरे ख्याल से आप लोग के पास कोई न्यूज है क्या एग्जाम की? बिकॉज मेरे को तो लग रहा है ये सेशन तो नेक्स्ट तो 100% कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं जो बोर्ड्स एग्जाम है वो भी नहीं हो रहे हैं, है ना, वो कैंसिल हो गए। जिन्हें रिजल्ट जितने पेपर हो चुके थे वो हो गए, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कैंसिल करना है ना। तो मेरे को लग रहा है कि लाइक बिकॉज ये वैसे भी 6-6 महीने में हो रहा है, तो 3-4 महीने अगर एक्सटेंड करेंगे तो फिर दिसंबर में तो अगला एग्जाम वैसे भी होना था, है ना। तो ये वाला तो एग्जाम आपका गया, जुलाई वाला, इसको तो भूल जाना है। अब ये आप देखो कि दिसंबर वाला भी टाइम पे हो पाता है कि नहीं, है ना। तो रिलेटिवली जो गेट वाले टॉपिक्स हैं वो तो सब आपके मेरे ख्याल से बिना किसी डाउट के और बिना किसी कंफ्यूजन के बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी के साथ पूरे हो ही रहे हैं। जो 2-3 टॉपिक ये हमारे एडिशनल हैं, इस पे अब अगेन मैं कहता हूं अगर एक नियम आप बना लो, 1 घंटा भी, 1 घंटा बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बट अगर 1 घंटा भी आप नियम बना लो तो बहुत आराम से एक एक टॉपिक पे इन डेप्थ काम किया जा सकता है ना। लेकिन अगेन अभी टाइम हमारे पास है, बट उसको लाइक ऐसा होता है ना कि वेस्ट हो जाता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना, आपको चीजों पे लगे रहना है और काम करते जाना है। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आज एक अगेन एक सब टॉपिक है काइंड ऑफ, इसको मेन टॉपिक तो नहीं बोल सकते और इतने क्वेश्चन यहां से पूछे नहीं जाते, बट एक आइडिया मेरे को डिस्कस करना है आपसे, दैट इज विजिबल सरफेस डिटेक्शन। तो पॉइंट क्या है ना, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वेदर वो गेट है वो नेट और नेट में तो खासकर आप जानते हैं जो क्वेश्चंस भी पूछता है, हालांकि एक्सेप्शनली देखो इनका मन है कभी कभी बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो आपको पूरा डेरिवेशन पढ़ना पड़ता है, इक्वेशंस करनी पड़ती हैं, लॉजिक देखने पड़ते हैं। बट नेट वगैरह के केस में अगर आपको उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का बेसिक आइडिया भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के टॉपिक से तो ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, है ना। तो वेर रेयरली विल सी न्यूमेरिकल, जहां न्यूमेरिकल आता भी है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो वहां में हमने एडिशनल एफर्ट किया है। तो जस्ट आपको आइडिया देखते चलना कि हाँ यार, मान लीजिए विजिबल सरफेस डिटेक्शन की भी अगर बात की जा रही है तो क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है, उसके रफ आइडिया आपको होना चाहिए। गुड आफ्टरनून विशाखा है। तो अब एक देखिए, एक पॉइंट ऐसा ही है, विजिबल सरफेस डिटेक्शन की क्या कहानी है, एक बार देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं। अगेन जैसा भी हम बात कर रहे हैं 3D के अंदर, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्शन में पढ़ा था
किसी भी 3D इमेज को हमें 2D के अंदर प्रोजेक्ट करना होता है, यस और नो? यस। अब अगेन इमेजिन करिए अगर एक 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, एक सिंपल सा मैं क्यूब बना लेता हूं, इससे आसान कोई आइडिया नहीं सोचा जा सकता। तो लेट मी हैव अ क्यूब लाइक दिस, और मान लीजिए कि जो हमारा पर्सन है जो इस क्यूब को देख रहा है, वो लेट मी रिप्रेजेंट अ पर्सन हियर, जो व्यू कर रहा है वो इधर से देख रहा है ना। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ये वाला जो सरफेस है, क्या ये पूरा का पूरा अपने को नजर आएगा और it will let me shade it, है ना। अब 2-3 आइडियाज हैं, हमें बात समझनी पड़ेगी। अच्छा 3D के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर रहे होते हैं, क्या कंप्यूटर के अंदर 3D ऑब्जेक्ट का सारे डायमेंशंस पता है उसको? हाँ उसको पता है, हर पॉइंट के क्या एक्स वाई जेड एक्सिस सब कुछ है ना। लेकिन इमेजिन करिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स है, फोटोशॉप है, कुछ भी, जहां पर अब आप इस इमेज को रोटेट कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे ये इमेज रोटेट होगा तो क्या कंप्यूटर को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो पर्सन है इसको जो सरफेस दिख रही है वो भी चेंज होगा? एक बार रिफ्रेश करो एनी, है ना। तो आपका जो व्यू है टू द ऑब्जेक्ट वो चेंज होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3D ऑब्जेक्ट ओवरऑल जो भी है, आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं, हमारा जो भी वो अपने को समझना है। तो यहां पर अब देखिए फिर 2-3 आइडियाज आने चाहिए। क्या हमें समझ आना चाहिए कि इस क्यूब की कौन कौन सी सरफेस विजिबल है और कौन कौन सी सरफेस विजिबल नहीं है, और जब आपको व्यू मिले तो उसको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ वही सरफेस नजर आए जो विजिबल है, जो सरफेस विजिबल नहीं है उनको हम एलिमिनेट कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2-3 सरफेस आपको दिखाऊं मान लीजिए दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दैट इज सरफेस नंबर 3। मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं। सरफेस नंबर 1 का अभी जो देखिए मैं पार्ट शेड कर रहा हूं, इतना पार्ट विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें तो फ्रंट सरफेस नजर आ रही होगी। यस। सिमिलरली आप दूसरा देखिए, सरफेस नंबर 2 आपके पास है, तो सरफेस नंबर 2 का भी इतना पार्ट अपने को विजिबल नहीं चाहिए। और सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट इट कि जो सरफेस नंबर 3 है उसका भी इतना पार्ट अपने को नहीं चाहिए। तो फाइनली जब इमेज आपके पास आए तो अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, बट वी नीड दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो विजिबल सरफेस है वो ही आपको नजर आए और जो सरफेस विजिबल नहीं है उनको एलिमिनेट कर दिया गया हो, सो दैट आपको एक सही पर्सपेक्टिव नजर आए। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका एक बहुत सिंपल सा जस्टिफिकेशन हो सकता है इस काम को सॉल्व करने का, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट करते हैं। ऐसा क्यों, ये एक पॉइंट मेरे को समझाना है। देखिए, एक आइडिया हो सकता है कि आप सारे सरफेस कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में जो फ्रंट सरफेस है जिसको हम ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ये सबको ओवरराइट कर दे। एक बार देखिए आइडिया समझ आ रहा है क्या? अगर पीछे आपने पहले कुछ ड्रॉप भी कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फ्रंट का सरफेस है, ये जो पीछे वाली सरफेस है, इसको ओवरराइट कर सकते हैं। सर तब रोटेट करेंगे तो एलिमिनेट सरफेस भी दिख जाएगी। हाँ, लेकिन उसके बाद उस समय होगा क्या, जो सरफेस आपको भी दिख रही है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम आगे देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हम समझते हैं कि फिलहाल जो भी व्यू है उसके अंदर कौन सी सरफेस विजिबल है और सिर्फ उतना ही पार्ट दिखे जो विजिबल है, और जो पार्ट विजिबल नहीं है वो एलिमिनेट हो जाए। फॉलो कर पा रहे हैं? मैं आपको एक उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझाना चाह रहा हूं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर इसे सॉल्व करना अनएफिशिएंट फैशन से, कि आप आउटर पार्ट को बाद में बनाओ और उसको ड्रॉ कर दो, जो पीछे वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बट उससे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लॉन्ग टर्म पे जैसे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह की बात करते हैं, गेमिंग या कुछ भी है, आज के टाइम पे भी अंडरस्टैंड कि क्या हमें ऐसे टूल्स यूज करना है जिनका प्रोसेसिंग टाइम कम हो या ज्यादा हो? सोच के बताएं एक बार जल्दी से। तो वी नीड दोज प्रोसेसिंग टूल्स, यस, जिनका जो टाइम रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो कम हो। तो अब ध्यान से समझिएगा व्हाट वी एक्चुअली वांट। क्या हम ये चाहते हैं कि 1, 2 और 3 सरफेसेस का जो पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा, कंप्यूटर उनकी पूरी कैलकुलेशन करे और उसके बाद हम उसको ओवरराइट कर दें, या वो कैलकुलेशन ही ना करे? ये पॉइंट बहुत समझने वाली बात है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें ऐसा समझाना है कंप्यूटर को, इस बात को लॉजिकली समझाना है कि वो पार्ट जो है उसकी कैलकुलेशन नहीं करें, बिकॉज अगर आप फिर भी उसकी कैलकुलेशन करते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज पहले आप कैलकुलेशन करते हैं, यस दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, और वो सरफेस अपने को नजर आनी नहीं है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, तो यहां देखिएगा कुछ पॉइंट जस्ट मैंने मेंशन किए हैं। अ मेजर कंसिडरेशन इन जनरेशन अ रियलिस्टिक ग्राफिक डिस्प्ले is identifying those part of the scene that are visible from a chosen viewing position। ये फॉलो कर पा रहे हैं? ये देखना कि इस पोजीशन से, किसी पोजीशन से कौन कौन सा पार्ट कितना विजिबल होगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस आइडिया को समझाने का, लुक एट अ इमेज। यहां पर ए बी सी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉलो कर पा रहे हैं? लेकिन अगर आप यहां से खड़े होकर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, बिकॉज ये ट्राइंगल सबसे ऊपर है, उसके नीचे कुछ और, उसके नीचे कुछ और। इवन आप लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए पीपीटीज वगैरह बनाई होंगी, तो जब आप मल्टीपल इमेजेस लगा रहे हैं या टेक्स्ट लगा रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं, तो आपने ऑर्डरिंग किया होगा, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है ना, सो दैट कंप्यूटर समझ सके अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 2D के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उनकी ऑर्डरिंग होनी चाहिए। ओके, तो यहां लिखता हूं, when we project a 3D object on a 2D screen, we need to detect the surfaces that are hidden on 2D। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सर्फेसेस हैं जो 2D पे नजर नहीं आए। अब दोबारा इस बात को समझिए, जैसे अगर ये डायग्राम आप देखो और कंप्यूटर को पूरी प्रोसेसिंग पता है, तो क्या कंप्यूटर को पता है कि इस सरफेस के पीछे ये सरफेस एग्जिस्ट कर रही है? यस और नो? यस। तो कंप्यूटर को पता है इस ऑब्जेक्ट के नीचे ये पूरा का पूरा एक सिंगल सरफेस है, कंप्यूटर को पता है ऊपर का ऊपर पूरा सरफेस है, बट अब उसको इस बात को समझाना है अपने को कि यार कौन सा पार्ट विजिबल होगा, तो यहां पर ऊपर वाली सरफेस को प्रायोरिटी दे रहा है, और यहां पर ये जो यहां ऊपर है वहां नीचे है, यहां जो ऊपर है वहां नीचे है। हेलो जिनेंद्र, नमस्ते। ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या? सिमिलरली इसी तरह का देखिए एक लूप यहां भी बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अब दो एजेंडाज में जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं दोबारा। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर इस टॉपिक के अंदर? हमें सरफेसेस आइडेंटिफिकेशन करना है दो तरीके से। वो सरफेस देखने हैं जो विजिबल हो और वो सरफेस देखने जो विजिबल ना हो, सो दैट हम किसको एलिमिनेट कर सकें, जो विजिबल ना हो उस पॉइंट से, है ना, प्रोजेक्शन के उस पॉइंट से, और हमें एक पूरा व्यू समझ आ रहा हो। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? है ना। अब मैं बाद में एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। यहां पर दो मेजर एल्गोरिथम हमारे पास हैं, एक होता है बैक फेस डिटेक्शन, एक होता है जेड बफर एल्गोरिथम। अच्छा, यहां पर एक अच्छी बात क्या है, एल्गोरिथम मतलब काइंड ऑफ हम जस्ट प्रोसीजर डिस्कस कर रहे होते हैं, या उस पर न्यूमेरिकल भी होता है, जस्ट अप्रोच बता रहे होते हैं कि इस तरह से करोगे तो दैट इज कॉल्ड जेड बफर, या इस तरह से करोगे दैट इज कॉल्ड बैक फेस, बिकॉज कैलकुलेशन करना वहां काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे पिक्सल्स, बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है। तो पहले मैं एक बहुत सिंपल आइडिया से डिस्कस करता हूं, आप एक एक करके समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं बैक फेस डिटेक्शन। अब बैक फेस डिटेक्शन की क्या कहानी है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छा इसका मैथमेटिक्स है। अगर आप एक एक पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब बैक फेस मतलब ये किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जो फेस आपको विजिबल होना है या जो फेस विजिबल नहीं होना। बैक फेस डिटेक्शन, जो फेस विजिबल नहीं होना उसको डिटेक्ट करना है और उसकी कैलकुलेशन को भी अपने को एलिमिनेट कर देना है। बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है, आप एक बार देखेंगे आपको समझ आएगा। लेट मी गो वन बाय वन। A fast and a simple object space method for identifying the back face of a polyhedron is based on the inside outside test। तो ये जो देखिए, एक मैं आइडिया क्लियर कर दूं, मैं पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दरअसल यहाँ पे जितने भी एल्गोरिथम है ना, उन्हें हम दो क्लासेस में डिफरेंशिएट करते हैं। एक क्लास हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, और दूसरा क्लास हम बोलते हैं इमेज स्पेस मेथड। दोनों का क्या आइडिया है अभी मैं आपको समझाऊंगा, दोनों कहां पर यूज होते हैं। बट ये डिफरेंसेस अगर पहले समझाऊंगा तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा, तो पहले मैं इनके एग्जांपल्स पे जा रहा हूं, एंड देन आई कम बैक टू द एल्गोरिथम, एंड देन आई कम बैक टू द डिफरेंस। तो अभी जो हम एक एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं बैक फेस डिटेक्शन, ये किस अप्रोच के अंदर आता है? ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेड बफर, या जिसको डेप्थ बफर भी बोलते हैं, वो आता है इमेज स्पेस के अंदर। अगर मैं फिर भी आसान शब्दों में आपको समझाऊं, तो जो एग्जांपल मैं आपसे ले रहा था, फॉर एग्जांपल लाइक अ क्यूब, अब आप मुझे बताएं यहां पर एक ऑब्जेक्ट है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं? अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल सरफेसेस है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट एक ही है, मल्टीपल सरफेस, और अब आपको देखना है कि कौन सी सरफेस विजिबल होगी और कौन सी सरफेस विजिबल नहीं होगी,
है ना। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बैक फेस डिटेक्शन के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मैं इमेज को स्टडी नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल स्पेस में आगे मैं बात करूंगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। बट अब यहां पर अगर आप देखिए सेकंड डायग्राम, जो ऑफकोर्स जेड बफर एल्गोरिथम से ही मैंने लिया है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं? यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और प्रॉब्लम शायद ऑब्जेक्ट की सरफेस की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो प्रोजेक्शन आप देखना चाहते हैं उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे आएगा और 2D प्लेन पर प्रोजेक्शन कैसे नजर आएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन यू आर डीलिंग विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और आप उसका जैसे 2D इमेजिंग देख रहे हैं, तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे होते हैं? जेड बफर की। या अप्रोच क्या होता है? इमेज साइज या इमेज स्पेस मेथड, इमेज को आप स्टडी कर रहे होते हो। बट जब आप बैक फेस के अंदर होते हो तो आप ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हो। हालांकि अगेन मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा समय लगेगा इस बात की गहनता को समझने में और दोनों को डिफरेंस करने में, इसलिए मैं इसको पहले कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन वहां क्योंकि नाम आया तो एक बार बताना जरूरी था कि ये ऑब्जेक्ट स्पेस या बैक स्पेस होता क्या है, इमेज स्पेस। अगला पॉइंट देखिएगा, द आइडिया टू चेक इफ द पॉलीगन सरफेस इज फेसिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर और फेसिंग नॉट। अब यहां पर थोड़ा सा आइडिया यूज होगा आपका वेक्टर्स का। आप मुझे जल्दी से बताओ, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है क्या? 10-12 क्लास में पढ़ा होगा, है ना। याद अभी थोड़ा बहुत के नहीं? भूल जाते हैं। खैर अगेन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, हमें इतनी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, एक दो जो फंडामेंटल आइडिया मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। और सच बात तो ये इतना तो मेरे को भी याद नहीं है, बट जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना हम देखेंगे। इमेजिन करिए, मैं पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, लेट मी से यहां पर हमारे पास एक आई है ना, और कोई पर्सन है जो इधर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक वेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। मुझसे बोलो क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस। व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर? विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस। तो मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला सरफेस देखिए, अगर मैं देखूं ऊपर वाला सरफेस, तो इसका नॉर्मल वेक्टर आपको कुछ कैसे नजर आएगा? ऐसे ऊपर जाते हुए। आर यू गेटिंग दिस? पहले इसका मैथमेटिक्स समझ रहे हैं अपन। सिमिलरली इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इधर जाएगा, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इधर जाएगा, और किसी भी आप देख सकते हो जो नीचे वाला सरफेस है उसका नॉर्मल वेक्टर नीचे जाएगा। क्या ये बात आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? मैं इसको बहुत टेक्निकल उसमें नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन एक फंडामेंटल आइडिया बताना चाह रहा हूं। फेयर इनफ। अब देखिए गेम क्या है। ऐसा सोचते हैं, ये जो हमारी आई साइड है या जो हम देखना चाह रहे हैं, अगर इस वेक्टर का, और मैं इसके कुछ नाम रख लेता हूं, लेट मी से दिस इज वेक्टर 1 एंड लेट मी से दिस इज वेक्टर 2, और ये हमारा वेक्टर है तो लेट मी से दिस इज वेक्टर p। अब आप मुझे बताओ, अगर वेक्टर p और वेक्टर v1 के बीच में आप एंगल देखेंगे तो कितना एंगल होगा? बस दो ऑप्शन दे रहा हूं, 0 डिग्री या 180 डिग्री। लेकिन 90 में ऑप्शन ही नहीं दे रहा, इसीलिए दोबारा समझिए सवाल क्या है। अगर आप ये बात जानते हैं ना, वेक्टर को 3D के अंदर आप कहीं भी घुमा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वेक्टर को आप 3D स्पेस के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एक वेक्टर है P जो हमारी आई साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिधर हम देख रहे हैं, और ये एक वेक्टर है V1 जो 90 डिग्री है सरफेस के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं P और V1 के बीच में कितना एंगल है? 90 0 या 180? ओके, ज्यादातर लोग 180 बोल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि 0 होना चाहिए। आप 180 क्यों बोल रहे हो? अगर मैं इस P वेक्टर को V1 के बराबर रख लूंगा, क्या दोनों पैरेलल नजर नहीं आएंगे आपको? है ना। और क्या इनके बीच में कोई एंगल है? नहीं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब तो आई थिंक दोनों का जो रिलेटिव एंगल है वो 0 होगा। एम आई करेक्ट? अच्छा, मान लीजिए इसका नाम मैं V3 रख देता हूं, एक एक करके आपको पूछ लेता हूं। इसका एंगल 0 होगा, जरा बताओ V3 का एंगल क्या होगा? V3 का P से क्या एंगल होगा? आप शायद फॉलो कर पाओगे। वेरी गुड। तो अगर मैं P को इसके एडजेसेंट रखूं, देखिए वेक्टर की खास बात क्या समझ रहा हूं, वेक्टर को आप कहीं भी मूव कर सकते हो, तो अब इनके बीच में एंगल 90 होगा, है ना। और अगर मैं P को स्टडी करता हूं V2 के साथ, तो आई थिंक इनका एंगल होगा 180 डिग्री। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना।
तब ये वेक्टर की कहानी क्यों आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल उस मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाना चाहता, बट एक सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ, अगर जो मेरी आई साइड है उसका और सरफेस की जो नॉर्मल वेक्टर उनका बीच का एंगल 0 होगा, तो मेरे को वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जाहिर सी बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? नहीं दिखेगा, है ना। सिमिलरली अगर आपका एंगल 90 भी है, मैं कहता हूं 90 भी है, तब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तभी भी नहीं दिखेगा। ये बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। तो अगर मैं एक सेपरेट स्लाइड भी लूं इस बात को आपको समझाने के लिए, तो मान लीजिए एक सरफेस है, बस मैं एक सरफेस बनाना चाह रहा हूं, है ना। नाउ दैट इज अ सरफेस, और इसके एक ऑब्जेक्ट है, माफ कीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट, इसके दो सरफेस हो सकते हैं। एक ऊपर वाला सरफेस जिसका 90 डिग्री ऊपर जा रहा होगा नॉर्मल वेक्टर, लेट मी नेम दिस SN1, और एक नीचे जा रहा होगा विच इज लाइक दिस, है ना। अब अगर मैं दोबारा आपसे पूछता हूं कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है, एक आई है जो ऑब्जर्व कर रही है, एंड ओके तो थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं, एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं P, तब आप दोबारा बताओ P का और N1 का एंगल क्या होगा? अगर मैं P को इधर रख लेता हूं उठा के, इट इज रफली अराउंड 60 डिग्री काइंड ऑफ। समझ पा रहे हैं क्या? बिकॉज इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इसे 90 और 180 में ही समझो, मैं चाहता हूं आप इसे ऐसे भी समझो। अगर मैं टिल्टेड सरफेस भी लेता हूं तो मेरा जो ये जो P वेक्टर है जिससे मैं देख रहा हूं और इसका जो नॉर्मल है, इनका एंगल शायद रफली अराउंड 60 होगा। यस। और अगर मैं अपने P वेक्टर से N1 का निकालूं तो अब तो शायद ये 180 से भी थोड़ा ज्यादा, समथिंग लाइक 210 और 220 के करीब पहुंच जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो अब यही बात मुझे समझानी। देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता तो शायद आपको कंफ्यूजन होता। तो बात सिर्फ 0 या 90 की नहीं है। अगर मेरा एंगल 0 से 90 तक बन रहा है तो फिर आप मेरे को बताओ विजिबल होगा कि नहीं होगा? वो सरफेस विजिबल होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इससे इस बात को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या ये पॉइंट आप लोग फॉलो कर पा रहे हो क्या? यस। तो आप अगर चाहो तो इसकी मैथमेटिक्स में यहीं पे पूरी कर देता हूं। अब मान लेते हैं ये पता कैसे लगे भाई इनका एंगल क्या है। तो अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हो तो अगर मैं यहां पर V1 और V का प्रोडक्ट करता हूं, लेट मी प्रोडक्ट VT विद V1, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो याद है किसी को क्या आता है? बल्कि मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, V.P.V1 इज इक्वल्स टू P मॉड इंटू V मॉड इंटू कॉस थीटा। मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा शायद पढ़ के। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो P डॉट V1 इंटू कॉस थीटा। यस। और अब मैं अगेन आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे बता सकते हो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यार आप लोग मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो, कोई 0 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। एक मिनट रुको भाई, वो तो मैं जानता हूं आप लोगों को विश्वास मुझे नहीं करना। cos 90 is 0. Yes, cos 90 is 0 and cos 0 is 1, है ना। बट खैर अगेन मैं एंगल की बात करूं तो 0 से अगर मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, अब इस बात को समझिएगा, तो क्या ये विजिबल सरफेस होगी या हिडन सरफेस होगी? बिकॉज एक्चुअली मैं आपसे बोल रहा हूं 0 से 90, नाउ दैट इज अ हिडन सरफेस जो अपने को नजर नहीं आएगी। क्या ये पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना, आमतौर पे। ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल आइडिया था। अब चलिए इसको एक बार मैं टेक्निकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, कैसे वो बोलेगा। तो अगेन ये क्या ही बोल रहा है, ईच सरफेस हैज अ नॉर्मल वेक्टर and if the normal vector is pointing to the direction of the center of the projection then it is the front end
एंड वी कैन बी सीन बाय द व्यूअर। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? अगर आपका जो प्रोजेक्शन है वो अपोजिट आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या उस सरफेस को हम देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, if the normal vector is pointing away from the center of projection, then it is the back surface and it cannot be seen by the viewer। तो अगर ये सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब दूसरी तरफ जा रहा है, वो सरफेस अपने को नजर नहीं आएगी। अब यहां पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है उस आइडिया की। कोई भी प्लेन होता है तो एक प्लेन की इक्वेशन होती है, एक सरफेस की इक्वेशन है, एंड दैट इज हाउ यू राइट इट। ax plus by plus cz plus d is equals to 0। तो जिसमें x y z हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? एक्सिस को, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, ऐसी ये सरफेस की इक्वेशन है। ए बी सी डी या ए बी सी हमारे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x y एंड z, और d जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे अगर आपको याद हो, इनसाइड आउटसाइड टेस्ट हम पहले करते हैं, कुछ वही कहानी यहां पर है। तो पहले इस टेस्ट की मदद से हम पता लगाते हैं कि कोई जो पॉइंट है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, और उसके बाद जो मैं आपसे बोल रहा था वही कहानी है। यहां पर अगर ये हमारा वेक्टर, इसको यहां पर हम v बोल रहे हैं, है ना, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद अगेन अगर हमारी रेंज में होता है तो उस सरफेस को हम देख पाते हैं, रेंज में नहीं होता तो उस सरफेस को हम नहीं देख पाते। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? इसके अंदर एक प्रॉब्लम दोस्तों आती है लाइक इस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहां पर आप देखेंगे, या मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, इस आइडिया में या तो कोई पूरी सरफेस विजिबल होगी या तो पूरी सरफेस विजिबल नहीं होगी, यस और नो? क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग सरफेस देख रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इमेजिन ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, क्या ये पूरी तरह विजिबल है? तो इसका कुछ पार्ट तो विजिबल है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है है ना, जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा विजिबल नहीं है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके। तो अब जो एक दूसरा हमारा आइडिया है विच इज कॉल्ड जेड बफर। अब जेड बफर की कहानी क्या है? वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जिसको डेप्थ बफर भी बोलते हैं, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। आप मेरे को बताओ, इस डायग्राम से जो हमने पहले बनाया था शायद आसानी से आप रिलेट कर पाओगे। जब मल्टीपल इमेजेस हैं तो जाहिर सी बात है कौन सा इमेज आपको पहले, या किसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, कौन सा इमेज मेरे को परफेक्ट दिखेगा, जिसका डेप्थ ज्यादा है या कम है। अगर इसको मैं डेप्थ मान लूं, ऐसा मान लूं, बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है, फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। तो जिसका डेप्थ कम है ना, वो आपको जल्दी दिखेगा, वो आपके पास ही है, लेकिन जिसका डेप्थ ज्यादा है वो पीछे, शायद उसका कुछ ही पार्ट आपको दिखे। तब यहां पर गेम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, तो दोबारा समझिएगा, क्या यहां पर हम इन ऑब्जेक्ट्स को कोई वैल्यू कर रहे होते हैं या स्क्रीन पे अपने पिक्सल की वैल्यू कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं किस पिक्सल पे क्या व्यू आएगा। तो यहां पर वी आर नॉट टेकिंग और कंसिडरिंग इनका क्या सरफेस, किसका क्या एंगल है, पूरा नजर आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज मेरे को एक पिक्सल पे कोई और सरफेस नजर आती होती है, दूसरी पिक्सल पे कोई और, फिर तीसरी पिक्सल पे किसी और। तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, मैं डेप्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। इसका मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी पर आपको एक इंडिपेंडेंट स्लाइड में बनाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, हालांकि 2D प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट मी ट्राई। और इसको ऐसे देखिएगा, मैं एक व्यू आपको दिखाना चाह रहा हूं। मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिट इज वाई एक्सिस, एंड दैट इज जेड एक्सिस। फॉलो कर पा रहे हैं? तो एक रूम में व्यू कर रहा हूं, और इधर एक्स है, इधर वाई और इधर जेड है। अच्छा, एक आइडिया समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर इधर जेड एक्सिस है तो जेड के अपोजिट में 180 डिग्री अपोजिट में कौन होगा? जेड माइनस, जहां से काइंड ऑफ मैं वापस आ रहा हूँ। 180 डिग्री अपोजिट में क्या है? जेड माइनस है ना। अब ये आइडिया क्यों बता रहा हूं? बिकॉज एक एक पॉइंट अपने को समझना है। तो एक पॉइंट बस आप मेरे को बताओ, अगर ऑब्जर्वर जो है हमारा वो मैं कहीं इधर रखता हूं, जेड माइनस पे बैठ के कोई आई है, कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, और हो सकता है यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताइएगा, बिकॉज हमें अपनी एक एक्सिस फिक्स करनी पड़ेगी। तो ऑब्जर्वर को कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा सरफेस पहले नजर आएगा जिसकी जेड की वैल्यू बड़ी है या छोटी है, बस ये बता दीजिए।
z की वैल्यू लार्जर होनी चाहिए या स्मॉलर होनी चाहिए? z की वैल्यू क्लोजर, स्मॉलर होनी चाहिए। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो अगेन इस एल्गोरिथम को एक्चुअली कुछ राइटर z एक्सिस पॉजिटिव से लिखते हैं, कुछ नेगेटिव से लिखते हैं। तो मैं यहां पर मान रहा हूं जो मेरा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है वो कहां पर बैठा, वो माइनस z पे, और माइनस z से पॉजिटिव z की तरफ हम देख रहे हैं। तो यहां से देख के अपने को नजर आ रहा है, या अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार आपको एल्गोरिथम पूछूं तो हम यहां पर दो वैल्यूज रखते हैं। एक हम बनाते हैं डेप्थ, है ना, और एक हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, और दोनों के अंदर सारे पिक्सल रखेंगे। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि कैसे हम डेप्थ और इंटेंसिटी का बफर यूज करते हैं। और ऑफ कोर्स डेप्थ के अंदर यू कैन से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और जो z है, अब देखिए z को हमने एक ही जगह क्यों रखा? क्या एक टाइम पे, मैं अगर एक बार आपको दिखाना चाहूं वही वाला समझिए, अगर कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, मैं इधर से देख रहा हूं, तो क्या मेरे को सारे ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे? नहीं। तो क्या z की कोई एक ही वैल्यू नजर आ रही होगी आपको? एक बार सोच के बताइएगा, क्या z की सिर्फ कोई एक ही वैल्यू नजर आ रही होगी? जी हाँ, क्योंकि अगर ये वाला z आपको नजर आया तो इसके पीछे जो z है या उसके पीछे जो z है वो तो नजर नहीं आना। जो सबसे आगे होगा वही नजर आएगा। अगर आप पीछे तक पहुंच गए तो इसका आगे वाला बीच में आया नहीं था तो वही नजर आएगा। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि z की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगी, है ना। हाँ, वो अगर स्मॉलर होगी तो जाहिर सी बात है बेटर है, अगर स्मॉलर नहीं है तो इसका वहां वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो आप पीछे वाली सरफेस पे चले जाएंगे। तो अगेन अगर मैं एक बार इसको बस इनिशिएट करना चाहूं, है ना, इफ आई वांट टू इनिशिएट, तो मान लीजिए इसके आमतौर पर दो नाम रखे जाते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड डी बिकॉज ऑफ डेप्थ, और इसका नाम इंटेंसिटी। तो स्टार्टिंग में क्या डी ऑफ एक्स वाई को मैं 0 और इंटेंसिटी ऑफ एक्स वाई दोनों को 0 रख सकता हूं? क्या दोनों को 0 रख सकता हूं? यस और नो? यस। अच्छा, अब दोबारा एक बात समझिएगा, बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको मैथ समझाना चाह रहा हूं क्या है। क्योंकि एल्गोरिथम ऐसे रन तो अपने को करना नहीं है। जैसा आपने पढ़ा सॉर्टिंग एल्गोरिथम करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को स्मॉलर मान लेते हैं पहले, और उसका नए ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। अगर नया ऑब्जेक्ट स्मॉलर से भी छोटा होता है तो फिर उसको नया स्मॉलर या नया मैक्स मान लेते हैं, फिर आगे कंपेयर करते हैं और ऐसे कंपेयर करते जाते हैं। बात समझ आया? क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपने को पता नहीं है, तो वी हैव टू सर्च इट आउट फॉर एवरी वैल्यू और फिर हमें चलना होगा, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूं कि मैं स्टार्टिंग में तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये मैं इनिशियलाइज करता हूं, और जो बैकग्राउंड है, अब मान लीजिए उसकी वैल्यू आई है, मैं इसको बैकग्राउंड से इनिशियलाइज कर लेता हूं। और अब मैं देखिए मैं आपसे यहां पर क्या बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं लेट मी से ये जो इंटेंसिटी है, जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू क्या होगी? अगर z की न्यू वैल्यू मैं जो चेक कर रहा हूं वो मेरे d की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं d ऑफ एक्स वाई में वो z न्यू वैल्यू रख लूंगा, और साथ में इंटेंसिटी याद रखने के लिए i ऑफ एक्स वाई में जो भी इंटेंसिटी वहां पर है, इंटेंसिटी न्यू स्टोर कर लूंगा। क्योंकि सारे पिक्सल में जो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन है वो तो मेरे पास होगी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है किसकी इंटेंसिटी कम है। तो अब मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा, है ना, और मैं 1 बाय 1 चलते जाऊंगा और देखूंगा जो z न्यू है क्या वो ओरिजिनल जो डेप्थ है उससे ज्यादा है कि नहीं है ना। अगर उससे ज्यादा है तो मैं उसको यहां पर रखूंगा और मैं न्यू वैल्यू यहां पर पुट कर लूंगा। एक बार मुझे बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सॉरी, एक गलती कर दिया, उल्टा करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए, मैं भी समझाता हूं। देखिए ऐसा समझिए, मैं वैल्यू ले लेता हूं, लेट मी से दिस इज -2, दिस इज +2, दिस इज +6। क्या आपको z की वैल्यू समझ आ रही है? मैं समझाता हूं दोबारा, डोंट वरी, z की वैल्यू समझ आ रही है, ठीक है। अब इमेजिन करो आपने ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, इसकी इंटेंसिटी वैल्यूज पिक्सल आपने याद कर ली, चलेगा, है ना। अब जब आप इस पर आकर चेक करेंगे तो अब बताएं, अब ध्यान से सोच के बताइएगा, इसका जो z है वो इसके z से बड़ा है कि छोटा है? इसके z से छोटा है।
और क्योंकि मैं नेगेटिव एक्सिस पे बैठ के देख रहा हूं, तो क्या मुझे छोटे वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? जी हाँ। तो जब छोटे वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो पहले तो मैं डेप्थ वाले बफर में याद रखूंगा कि जो फाइनल पिक्सल नजर आएगा वो किस डेप्थ पे नजर आएगा। तो अब मैं बता रहा हूं, हो सकता है वहां पर पहले 6 लिखा हो, लेकिन बता रहा हूं भाई 6 वाला ऑब्जेक्ट मत दिखाना, वो ऑब्जेक्ट दिखाना जो 2 नंबर की डेप्थ पे है। फॉलो कर पा रहे हो क्या? और साथ साथ उस डेप्थ की जो इंटेंसिटी होगी, जो कलर होगा, जो पिक्सल होगा, जो भी होगा, वो अपन सेव कर लेंगे कि अब इंटेंसिटी क्या दिखानी है। तो दोबारा समझिए, ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है, ये क्या बता रहा होता है कि हम कौन से z वैल्यू को दिखाने वाले हैं, -2 वाले को, 2 वाले को, या 6 वाले को। यस। और ये जो बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि दिखाना क्या है, वैल्यू क्या होगी। ये तो सिर्फ ये बता रहा ना कौन सा दिखाना है। ये मैट्रिक्स आपको बता रहा है इन तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंट होगा किस डेप्थ पे, बट रिप्रेजेंट क्या होगा ये इंटेंसिटी बताएगा। अब दोबारा सोचिए, अगर मान लीजिए फिलहाल आप +2 वाली वैल्यू फाइनल कर लेते हैं और बाद में -2 भी उसी पिक्सल पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो क्या -2 का आप ज्यादा वैल्यू करोगे? हाँ, है ना। तो अगेन एक बार मेरे को बताओ, एल्गोरिदम तो यहां पर बस इसी तरह थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। दरअसल ये 3 लाइन ही एल्गोरिदम है। आपको देखना है कि किस से हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर नए z की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू कम है, यानी कि वो आपके और क्लोजर है, तो अब आप उसको मान लेंगे कि ये नजर आएगा, और जो उसकी इंटेंसिटी होगी उसको अब आप बफर के अंदर रख लेंगे। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, इसमें एक और एडिशनल आइडिया आपको समझाता हूं। वो क्या? बिकॉज हम डेप्थ के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने अभी 2 मिनट पहले स्ट्रेट लाइन प्लेन की इक्वेशन हमने समझी है। अगेन आप मुझे बताओ हमने क्या समझा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज लेस देन और ग्रेटर देन। चल, मैं स्टैंडर्ड केस अभी तो मान रहा हूं। अगर ऑन द सरफेस है, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इज इक्वल्स टू 0। अगर प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको ढूंढना है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब अगर 1 मिनट के लिए हम इसको z के लिए इक्वेट करना चाहें, या पहले सी जेड कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? -ax माइनस डी वाई माइनस बी वाई, सॉरी ये b है, माइनस बी वाई माइनस जेड, तो z हो जाएगा -ax माइनस बी वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय c। जरा मुझे बताएं जल्दी से, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जर्वेशन आपको कराना है। अगर मैं 2D प्लेन पे देखता हूं, एंड लेट मी से दिस इज x एंड दिस इज y, और सिंपली हम 2 लाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, पैरेलल 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लूं कि सॉरी y, तो लेट मी से दिस इज x, y, तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? दिस इज x + 1y, और ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? दैट इज x, y -1। क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस में x की वैल्यू सिर्फ एक बढ़ने वाली है, सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो डेप्थ है वो तो सेम है ना। तो एक बार मेरे को बताएं, अगर ये आइडिया समझ पा रहे हैं क्या कि जो पिक्सल है, z की वैल्यू तो हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं एग्जैक्ट डायग्राम दिखाता हूं, शायद आप बेटर तरह से रिलेट कर पाएंगे। लुक एट दिस। अब यहां पर देखिए, दैट इज x एक्सेस, दैट इज y एक्सेस, और ये y है, ये x है, तो इसके नीचे वाली जो लाइन है दैट इज y -1, और इसके आगे वाली जो लाइन है दैट इज x + 1। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, ये तो z को इक्वेट करना हमने सीख लिया। अब ये क्या बोल रहा है? Adjacent horizontal position across the line differ by 1 and vertical this. Now if the depth of the position xy has been determined to be z, अगर आपने इसकी डेप्थ z डिटरमाइन कर ली, then the depth z net of the next position along the line is obtained। अब अगर अगली वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है ना, तो वो कैसे करेंगे? जो यहां पर हमें समझ आता है कि रिलेटिवली करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो क्यों? शायद उसमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यू तो सेम है, सिर्फ x की वैल्यू ही +1 होगी। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या भाई? इक्वेशन आपके पास है, अगर आपको z निकालना है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ x की वैल्यू +1 होगी। तो अब देखिए यहां पर अगर +1 हम करते हैं, तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस।
बाकी सब तो सेम रहेगा। और इससे अगर आप इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये ओवरऑल दोबारा ए बन जाता है। या ये पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें +1 कर लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -a(x+1) -by -d डिवाइडेड बाय c। और ये मैं z' बोल रहा हूं बिकॉज मैं एक अगला पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं, उससे अगला उसी लाइन के अंदर x+1। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आप इस पॉइंट को एक बार एक्सपेंड करेंगे, अच्छे ब्रैकेट में है, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं तो z' क्या हो जाएगा, -ax -a -by -z डिवाइड बाय c। मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंस लिखना चाहता हूं, तो -ax -by -d -a डिवाइडेड बाय c। और फिर मैं इसे थोड़ा सा अलग लिखना चाहता हूं, -ax -by -d डिवाइड बाय c एंड -a बाय c। और आप ध्यान से देखेंगे ये तो हमारी पुरानी इक्वेशन आ गई z वाली। अभी समझ आ रहा है क्या? तो अब देखिए क्या z' को अपन ऐसे लिख सकते हैं, z -a बाय c। बस बराबर वाला पॉइंट पहले हमने रखा और पुरानी वैल्यू को हमने यूज कर लिया, है ना। ये पूरी कैलकुलेशन क्या आपको न्यूमेरिकली इस्तेमाल करनी है एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं करनी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है नहीं, बट फिर भी मैं एक पॉइंट यहां पे समझाना आपको चाह रहा हूं कि इस एल्गोरिथम के अंदर कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। वो क्यों? अगर आपको नए z की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या पूरी कैलकुलेशन करनी है, नए z से -a/c कर सकते हैं। और -a/c अक्रॉस द सरफेस कांस्टेंट होगा। जी हाँ, क्योंकि ए बी सी डी तो कॉफिशिएंट हैं जो वेरिएबल्स के हैं, तो वो कांस्टेंट होंगे। तो देखिए अगली लाइन में यही पॉइंट लिखता हूं, द रेशियो -a/c इज अ कांस्टेंट टू ईच सरफेस, सो सक्सीडिंग डेप्थ वैल्यू अक्रॉस द लाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रीसीडिंग वैल्यू विद एन सिंगल एडिशन। ये एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इन जनरल स्पीड के हिसाब से अगर चलेंगे तो इस एल्गोरिथम की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? फास्ट होगी। अब आप सोचेंगे सर ये ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको लगेगा इतना सब क्यों पढ़ाया, देखने की जरूरत थी कि नहीं थी। ये क्वेश्चन एक मुझे मिला जेड बफर पे आज तक, जो पूछा गया 2012 में। एक बार ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ आता है आपको, क्या आंसर होगा। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो जेड बफर पे पूछा गया है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट्स लिए थे, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ बात ये कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हमने ऐसा कोई काउंटिंग बताया था कि हम 4, 5, 10, 15 कितने ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, या हम कितने भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं? हम तो डेप्थ बाय डेप्थ चल रहे हैं, है ना। तो इट इज, यस, वेरी गुड, इट इज प्योरली आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बेस्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट आप अरेंज कर सकते हो, एल्गोरिथम वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए अगेन पूरे जो एल्गोरिथम का कंक्लूजन है वो क्या है, या आप समझिए नेट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, बस आपको ये पता होगी जेड बफर होता क्या है या कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका एबीसीडी भी आप जानते हो तो चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक लाइक वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना और 20 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में से लिख के आना है, लेकिन आइडिया क्लियर होना चाहिए। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अच्छा, एक और यहाँ पे मेरे को एल्गोरिथम मिला, इसका नाम शायद एग्जाम में इतना लिया नहीं जाता, बट कभी कभार ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, पेंटर्स एल्गोरिथम या डेप्थ सॉर्टिंग, है ना। तो अगेन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कैलकुलेशन ज्यादा करेगा, बट ये एक अप्रोच क्या है, इसको पेंटर्स क्यों बोलते हैं? तो इन जनरल जब एक इमेज बनानी होती है, आमतौर पर पेंटर्स क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपको ट्री बनाना है, उसके पीछे ये सॉर्ट करते हैं, तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाएंगे, जो फारदेस्ट है, जो क्लोजेस्ट है? क्लोज वाला बनाओगे, सोच नहीं रहे, दोबारा सोचो। ऐसा समझो अगर आपको एक बोर्ड पेंट करना है, किसी शॉप के ऊपर एक नया बोर्ड लगाना है, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो सबसे पहले फिल करोगे कि सबसे बाद में? तो आप सबसे पहले बैकग्राउंड कलर फिल करोगे, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे। अगर उसके ऊपर कोई हाईलाइटिंग वगैरह करनी हो सबसे बाद में करोगे, बिकॉज ऐसा करना आसान होगा। तो यहां पर भी ये बोल रहा है कि मान लीजिए इस सीनरी के अंदर अगर माउंटेन्स बैकग्राउंड में, तो वाला आपने वो फिल कर लिया, उसके बाद आपको लैंड मास दिखाना था ग्रीन कलर से, वो आपने दिखाया, उसके ऊपर आपने ट्री बना लिए। ऐसा करना आसान होता, या
पहले आप ट्री बनाते, उसके बाद ग्रीन कलर फीज में फिल करते और फिर पीछे माउंटेन्स बनाते, वो करना आसान होता। फॉलो कर पा रहे हैं? तो कहता भाई सिंपल अप्रोच है, हम तो सब कुछ बना डालेंगे, उसके बाद वैल्यू देखेंगे। बट अगेन मैं आपसे पूछ सकता हूँ सेम आइडिया, क्या इसका भी रिलेटिवली जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, है ना? और अगेन हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। इस तरह के केस में क्या एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा? बिकॉज अगर मैं आपसे डेप्थ सॉर्टिंग की बात कर रहा हूं तो नाउ यू अंडरस्टैंड, आप नहीं बता सकते कि जो ब्लू सरफेस है वो रेड सरफेस के ऊपर है लेकिन ग्रीन सरफेस के नीचे है, ग्रीन रेड के नीचे है। तो अगर यहां पे आप थ्योरी ऑफ ट्रांजिटिविटी लगाओ तो आपको कुछ पता लगेगा कौन सबसे ऊपर या कौन सबसे नीचे? नहीं, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना? तो इस तरह के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ये बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे। यहां पर तो शायद आपको जेड बफर एल्गोरिदम ही यूज करना पड़ेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन मुझे आपसे और करना है, दैट इज इल्यूमिनेशन मेथड। तो यहां पर थोड़ा सा आपको फिजिक्स में भी लेके जाते हैं, ग्राफिक्स के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसे नजर आता है ना? क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, अगर ये कार किसी पर्सन को नजर आ रही है, आप मुझे बताओ तो कैसे नजर आता है कोई ऑब्जेक्ट अपने को? लेट मी से हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, सन है ना? तो सन की जो रेज है, लाइट रेज है, ये कार तक जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक आती हैं। ये बात तो फॉलो कर पा रहे हैं ना? इसीलिए शायद अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, है ना? तो आपको कोई इमेज नजर कब आएगी? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आई के रेटिना तक आएगी। यस और नो? यस, है ना? अब जान पूछ के देखिए, मैंने एक इमेज लिया है जहां पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा। जब रियल लाइफ हम स्टडी करते हैं तो क्या हमें परफेक्ट सरफेसेस मिलती हैं? नहीं, हमें कर्व मिलते हैं, हमें एंगल्स मिलते हैं। और आप देख रहे हो कहीं पर ब्राइटनेस ज्यादा आपको लगेगी और कहीं पर ब्राइटनेस कम लगेगी, डल लगेगी। बिकॉज इसका रीजन क्या है आगे हम समझेंगे, अलग अलग मॉडल्स। क्या हर, नहीं डेप्थ की बात नहीं है, क्या हर सरफेस का नेचर अलग हो सकता है? कुछ सरफेस शाइनी होंगी, जो मान लीजिए मिरर है या डायमंड है, तो अगर सरफेस शाइनी है तो शाइनी बोलने का मतलब मेरा क्या है? वो चमकीली क्यों नजर आपको आ रही है? क्या वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? एंगल से नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी मैं बात करूंगा एंगल से ज्यादा रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा ऐसे समझो, किसी चीज का कलर आपको ब्लैक क्यों नजर आता है मुझे बताओ, और किसी चीज का कलर व्हाइट। तो जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है या कम? वो एब्जॉर्व कर रहा होता है। वेरी गुड। तो काइंड ऑफ वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए आपको ब्लैक नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो आपको व्हाइट नजर आ रहा होता है। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अच्छा, और जब हम कलर्स की बात करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको कलरफुल नजर आ रहा है, लेट मी से रेड कलर का नजर आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? शायद वो बाकी कलर्स की लाइट तो एब्जॉर्व कर रहा है लेकिन जो रेड कलर वाली लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, कलर मॉडल्स भी पूरे होते हैं ग्राफिक्स के अंदर, है ना? तो इस वजह से शायद हमको उसका कलर रेड नजर आ रहा होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ आइडियाज जल्दी से मैं डिस्कस करता हूँ। सरफेस रेंडरिंग एल्गोरिथम, रेंडरिंग मतलब दिखाना, शो करना या जनरेट करना। सरफेस कैसे आपको बनेगी? uses the intensity calculation from an illumination model to determine the light intensity of all projected pixels a position for the surface in a scene। तो ये बोल रहा है कि हर पिक्सल की जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी किसी मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिकॉज अब यहां पर बात कलर की है, बात इंटेंसिटी की है। इंटेंसिटी तो रेड कलर डल भी हो सकता है, रेड कलर ब्राइट भी हो सकता है। उस तरह से आपस में डिस्टिंग्विश करना। तो काइंड ऑफ अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। इसके लिए वी नीड सम मॉडल, जिस मॉडल के थ्रू हम ये डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, कोई लाइटिंग मॉडल। क्या ये बात सबको समझ आ रही है ना? अच्छा, दो तीन एग्जांपल समझे जा सकते हैं। इन जनरल जब हम किसी सीन को स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या हमेशा, जैसे मैंने सन का यहां पर एग्जांपल लिया, क्या सन की डायरेक्ट लाइट आ रही होती है या और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं? जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हो सकता है
रात को मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूं, अगर अगर पूर्णिमा की रात है, व्हेन यू हैव अ फुल मून, है ना, तो क्या फुल मून में आप कभी रात में छत पे गए हो तो क्या आपको बहुत परफेक्ट नहीं लेकिन कुछ कुछ नजर आ रहा होता है? यस, है ना। कहने वाले हमारी दादी तो ये कहती है कि फुल मून में इतनी रोशनी होती है कि आप सुई में धागा पिरो सकते हैं, इतनी रोशनी होती है। अच्छा, उस केस में अब आप मेरे को एक बात बताओ, फुल मून के अंदर जब आपको सुई में धागा पिरोना है तो आपको जो लाइट मिल रही है वो क्या, वो डायरेक्ट सन से मिल रही है? नहीं। तो हो क्या रहा है, सन से लाइट जा रही है मून पर, मून से रिफ्लेक्ट होके निडल और थ्रेड पे आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके आपके आई में आ रही है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्योंकि जैसा हम जानते हैं मून के पास अपनी रोशनी तो है नहीं, है ना, तो चांद चमकता क्यों है? बिकॉज सन की लाइट मून तक आती है और फिर इतनी ज्यादा फुल मून क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट की भी इंटेंसिटी इतनी है कि हम चीजें देख पा रहे होते हैं। हाँ, तो अगेन यहां पर मैं इसी मॉडल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम लाइट्स वगैरह स्टडी करते हैं तो क्या हम सीधे सोर्स स्टडी कर सकते हैं या कभी कभी कुछ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके भी लाइटिंग आप तक पहुंच रही होती है ना। तो देयर आर सम सोर्सेज एंड देयर आर सम रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, और उन सबके कॉम्बिनेशन के बाद एक इंटेंसिटी होती है जिसके बाद आपको वो पिक्सल या वो सरफेस या वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो आइडिया इज, जब हम ये देखेंगे कि इस पिक्सल की इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे या इनडायरेक्ट सोर्स को भी कंसीडर करेंगे? तो विल कंसीडर बोथ, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, है ना। तब आपको पता लगेगा कि किस पिक्सल से वो जो वैल्यू है आप तक पहुंच रही है। अच्छा, एक और डिवीजन मैं यहाँ पे करना चाहता हूं। जैसे दो इस तरह के मॉडल में दो तरह की लाइट सोर्सेज मानी जाती हैं। एक हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स का मेरे ख्याल से सन से अच्छा एग्जांपल तो नहीं हो सकता। तो जहां पर यू हैव अ पॉइंट, और इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ कैंडल और अ बल्ब, है ना, जो चारों तरफ लाइट फैला रहा होता है। तो इस तरह के सोर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स। अच्छा, आजकल विद द मॉडिफिकेशन आप अलग अलग तरह के शेप्स खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं पॉइंट सोर्स बोलूंगा। ये क्या है? एक ट्यूबलाइट है काइंड ऑफ। यस, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स, बिकॉज ये पॉइंट नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। और अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हैं आप इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर रूम में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो क्या शेडो का पैटर्न अलग अलग होगा? यस, बिकॉज यहां पर एक लंबा ऑब्जेक्ट है जो सब पैरेलली आपको रोशनी दे रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं जब ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूं बोर्ड के ऊपर, तो क्या रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? तो जितने प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं और ये लाइटिंग है ना, ये अपने आप में बहुत मैथमेटिकल आइडिया है। कि 3 पॉइंट लाइट सोर्सिंग अगर आपने सुना हो, या मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा फेस सही से आपको नजर आए, तो लाइट सोर्स कहां होना चाहिए? मेरे पीछे होना चाहिए, मेरे आगे होना चाहिए, सर के ऊपर होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। तो कंक्लूजन, एक सोर्स से काम नहीं चलेगा, क्या मल्टीपल लाइट्स आपको लगानी पड़ेंगी? यस, है ना। सो दैट जो पूरा सीन है, खैर एक बात है जिसको लास्ट में पढ़ाया जाता है, आप कितनी भी आर्टिफिशियल लाइट क्यों ना लगाओ, क्या आप सन की लाइट की बराबरी कर सकते हो? नहीं। तो जो परफेक्ट इल्यूमिनेशन है ना, वो तो आपको रियल लाइफ में ही नजर आता है। बिकॉज सन के अंदर इतने एडवांटेज क्यों है? जब आप देखते हो परफेक्ट नजर आ रहा होता है। यही वाला एग्जांपल है, क्या दिन के अंदर सिर्फ सन की वजह से आप कोई चीज नजर आ रही है, बाकी सरफेस भी रिफ्लेक्ट करती है। तो सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है ना, कि अच्छा एक एग्जांपल समझा रहा हूं बस। क्या आपके कमरे के अंदर रोशनी होगी दिन में जबकि धूप नहीं होगी डायरेक्ट? तो अब इस बात को समझिए, वो पावर इतनी ज्यादा है कि अगर डायरेक्ट रे नहीं भी पहुंच रही तो भी हम बोलते हैं रोशनी हो रही है। वो क्यों? वो अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट, और फिर वो पूरी फिजिक्स से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और क्या क्या, तब भी लाइट कुछ ना कुछ करके आप तक पहुंच जाती है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स का एक अलग एग्जांपल है जब ज्यादातर हम आर्टिफिशियल यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और आइडिया जो मेरे को आपसे डिस्कस करना है वो क्या, डिफ्यूजन क्या है। आमतौर पे जब सरफेसेस की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई लाइट है और अगर आप उसके बहुत पास जाते हैं तो दो आइडियाज हो सकते हैं। एक तो हम बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट अपने को मिल रही है। तो जैसे ट्यूबलाइट के केस में आप देख रहे हैं,
आपको पॉइंटेड रोशनी मिल रही है, लाइट स्कैटर हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है। और अगर आप किसी शादी वगैरह में गए जो फोटोग्राफर भी यूज करते हैं, तो क्या लाइट स्कैटरिंग अच्छा है अगर आपको ओवरऑल इल्यूमिनेशन चाहिए तो? यस। लेकिन कहीं कहीं पे अपने को ब्राइट स्पॉट मिलता है, बहुत हाईलाइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा, अगर कभी कोई प्ले वगैरह देखा हो, तो जो आदमी फिलहाल एक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर एक लाइट आती है जिसको स्पॉटलाइट उसे ही बोला जाता है, ताकि सिर्फ वही नजर आए, स्टेज पे बाकी लोग नजर नहीं आए, है ना। तो दो तरह के हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हाँ, फोकस करने के लिए। एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहां पे स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, सब कुछ आपको नजर आ रहा होता है। एक होता है स्पिक्युलर रिफ्लेक्शन, जहां पर कोई भी एक पॉइंट, एक शार्प पॉइंट आपको नजर आएगा जो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है एक डल सरफेस के ऊपर, यानी कि बाकी सरफेस रिफ्लेक्शन अलग तरीके से कर रहा है, बट वो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं आंखें चौंधिया गई, या वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट है जहां से लाइट जनरेट हो रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ओके। तो अब यहां पर देखिए इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी क्या है। अगर मॉडलिंग में मैं बात करूं तो यहां पर अलग अलग आइडियाज हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, चलिए पहले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ना, अगर 100% लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या आपको उसका कलर व्हाइट नजर आएगा और वो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगी? यस। और अगर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो हम बोलेंगे कि लाइक वो डल है या डार्क है। तो यहां पर हम एक पैरामीटर मानते हैं केडी, एंड केडी इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट या डिफ्यूज रिफ्लेक्टिविटी, जिसका जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में जाएगा। और अगेन बस वही सिंपल मैथ है, अगर हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो केडी जो होगा इट विल बी नियर टू 1, बिकॉज लगभग लगभग जितनी लाइट आ रही है बाउंस बैक हो गए, सभी वापस आ रही है, लाइक एन मिरर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई डार्क सोर्स बताना है, कोई ब्लैक सरफेस है, तो वहां पर इसकी जो वैल्यू होगी इट विल नियर डाउन टू 0, बिकॉज उसका कलर डार्क आपको इसीलिए नजर आ रहा है ना, कि काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ लाइट की इंडिपेंडेंट बात करूं। अगर मैं कलर की बात करूं, तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था, सपोज करो जैसे कलर मॉडल्स होते हैं ना, अगर एक सिंपल मॉडल लेते हैं, 3 कलर मॉडल, रेड ग्रीन ब्लू, और तीनों के इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। जरा मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। अगर कोई लाइट आ रही है, रेड कलर की वैल्यू 1 है और ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यू 0 है, तो ऑब्जेक्ट का कलर आपको कैसा नजर आएगा? रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड दिखेगा। वेरी गुड। बिकॉज उस केस में हो क्या रहा होगा, रेड वाली जो लाइट है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जबकि ग्रीन और ब्लू वाला जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। अब क्या इतनी नॉलेज सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के सिंपल आइडिया पे मेरे को क्वेश्चन मिला, जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। जरा एक बार इसको पढ़िए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ध्यान से सोचिएगा, एक ट्रिक है क्वेश्चन के अंदर। आप फॉलो करेंगे तो ही बात समझ आएगी आपको। देखिए मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, क्या बोल रहा है। द कलर सरफेस, या चलिए ये छोड़ दीजिए, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूं, शायद उससे आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए एक सरफेस है और ये कोई भी मॉडल यूज कर अपन, मैं समझा रहा हूं, अपन पुराना मॉडल यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और इसका मैं आपको वैल्यू पहले से बता देता हूं, इसका वैल्यू है 101। इस बात का मतलब क्या है, ये रेड कलर और ब्लू कलर तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये बात सबको समझ आ रही है? तो अब अगर मैं इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट क्या होगी? रेड प्लस ब्लू। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, रेड और ब्लू मिलकर कौन सा कलर बनेगा? क्या बनता है भाई? रेड और ब्लू मिलकर येलो बनता है।
मेरे को नहीं पता, चलो ब्राउन बनेगा, चलो वी कैन गूगल इट आउट वट एवर इट इज। बट अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं आपसे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सोर्स ही ग्रीन कलर का कर दूं तब क्या होगा? अब आप मुझे बताओगे आपको कौन सा कलर नजर आएगा? अगर मैं सोर्स ग्रीन कर दूं तो क्या नजर आएगा आपको कलर? आई थिंक आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो क्यों? रेड और ब्लू जिसको रिफ्लेक्ट करता है वो तो लाइट आई नहीं, और ग्रीन ये करता नहीं तो आएगा भी तो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा नहीं। जरा बताओ ये बात सोच पा रहे हो क्या? तो भाई अगर इसने कलर ही रिफ्लेक्ट नहीं किया तो अब तो ब्लैक ही नजर आएगा ना ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का कलर क्या है ये इस बात पे भी तो डिपेंड कर सकते हैं कि लाइट सोर्स किस कलर की है ना? अब इमेजिन करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी टी शर्ट के ऊपर व्हाइट कलर से लिखा अन अकेडमी, लेकिन अगर हम पूरा डार्क करके सिर्फ इसके ऊपर लाल रोशनी डालें तो ये अन अकेडमी किस कलर से नजर आएगा आपको? रेड ही तो नजर आएगा, क्योंकि जब इनपुट व्हाइट ना होके सिर्फ रेड है तो आउटपुट भी तो रेड ही होगा। व्हाइट तो कह रहा है मैं तो हर चीज को रिफ्लेक्ट करूंगा। अब आप ब्लू करेंगे तो ब्लू नजर आएगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन नजर आएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? अब दोबारा सोचो इस बात को, इसने देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कलर, व्हाइट सोर्स यूज किया है क्या भाई? नहीं, ये बोल रहा है द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज ओके। नाउ इफ केडी इज दिस what shall be the color of the object of the light used is blue and magenta। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कलर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो मेरे को नहीं है टू बी वेरी स्पेसिफिक, बट 0.8 0.4 पर 0। नाउ दैट इज रेड, जब लास्ट केस में हमने समझा था रेड ग्रीन एंड ब्लू। नाउ इफ इज रेड ग्रीन एंड ब्लू, अच्छा होती होंगी मे बी। Now, if it is red, या मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा सकता हूं, then maybe we can relate it better। The correct answer is D, black and red। And why is it so? The first color blue light falls on the object, but since, अच्छा मैं लिख लेता हूं दोबारा जो कंपोनेंट हमारे पास है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ओके, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और यहां पर जो कॉफिशिएंट है लाइक दिस, ओके। तब ये बोल रहा है कि ब्लू लाइट फॉल करेगी, लेकिन जो कंपोनेंट है जीरो, दैट मींस द कलर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस एंड इट विल अपीयर ब्लैक। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? लाइट सोर्स में भले ही ब्लू कलर नजर आया हो, है ना, लेकिन ब्लू का कोफिशिएंट मेरा जीरो है तो मैं तो रिफ्लेक्ट करूंगा नहीं, तो क्या ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होने वाला है? यस। आर यू फॉलोइंग दिस आइडिया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। The next color magenta lights on the object. Magenta is violet red or purplish red. Violet red or purplish red. Okay. It means the middle between red and blue. तो ये लाइट जो है लगभग ब्लू और रेड का मिक्सचर होती है, मर्जेंटा। तब आप मुझे बताइए, अगर मैं ब्लू को रिफ्लेक्ट ही नहीं करूंगा तो मर्जेंटा में से क्या सिर्फ रेड फिल्टर आउट हो जाएगा? आर यू गेटिंग इट? तो नाउ दिस कलर मर्जेंटा इट विल बी कन्वर्टेड टू प्योर रेड कलर, बिकॉज इसका जो कौन सा पार्ट है, जो ब्लू पार्ट है, उसको मैं फिल्टर आउट कर रहा हूं, है ना। तो फाइनल कलर गर्ल्स मेरे ख्याल से अच्छे सोच सकती है मर्जेंटा कलर क्या होगा। मेरे को तो सोचने भी नहीं आ रहा दैट व्हाट इज मर्जेंटा, बट तो मर्जेंटा से ब्लू कलर चला जाएगा, जो बचेगा वो रेड कलर होगा, है ना। तो फाइनली जो कलर नजर आएगा दैट विल बी ब्लैक एंड रेड। इंटरेस्टिंग केस था, बट ये बात आप समझ पाए क्या? क्योंकि इस पैटर्न पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगा एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा आइडिया मुझे और आपसे डिस्कस करना है रिफ्लेक्सिविटी मॉडल पे। लुक एट दिस डायग्राम। उसको बोलते हैं पोंग मॉडल, PHONG, आप इसको जैसे चाहे वैसे प्रोनाउंस कर ले। पोंग मॉडल, पोंग मॉडल का कंसेप्ट क्या, बस एक बार मैं समझा देता हूं आपको। हम बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल पूछता हूं, डायमंड है, क्या डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है? यस। बट आप मुझे बताएं, क्या डायमंड के पास कोई अपनी लाइट होती है? अगर आप उसको बिल्कुल डार्क में, अंधेरे में देखेंगे, क्या तब भी वो स्पार्कल करेगा, चमकेगा? नहीं।
तो डायमंड का सिर्फ पूरा मैथ क्या है कि आप किस तरह से एंगल्स वो सेट करते हैं, जैसे जैसे कहते हैं ना, डायमंड को पहचान के उसकी पॉलिशिंग करने पे ही वो पत्थर डायमंड बनता है। तो आप इस तरह से पॉलिश करते हैं कि लाइट उसके अंदर घूमती रहती है ना, इस सरफेस से दूसरा, और सारी सरफेस चमक रही होती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं, क्या आपको कोई सरफेस जब बहुत खास चमकती हुई नजर आती है, क्या ये कभी कभी एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है कि एक एंगल पे आपको बहुत ज्यादा चमकीली नजर आ रही है बट दूसरे एंगल से वो इतनी ज्यादा चमकीली नजर नहीं आ रही है ना? तो अब यहां पर देखिए, इस मॉडल ने बस इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की। वो क्या कह रहा है, नॉर्मल वेक्टर तो आप जानते हो, व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर? जो 90 डिग्री टू द सरफेस होगा। ओके, नाउ दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग लाइट सोर्स। अब ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट अगर विद अ डिग्री थीटा आई तो रिफ्लेक्ट भी विद अ डिग्री थीटा ही होगी, है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम लाइट आपको ऑब्जर्व करनी है तो क्या आपको थीटा डिग्री पर ही करनी है? शायद थीटा डिग्री से देखने पे आपको सबसे ज्यादा चमकीला नजर आएगा, बिकॉज मैक्सिमम लाइट इधर जाएगी। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो व्यू है, अगर वो उस मैक्सिमम लाइट से 5 पे है तो क्या हमें मैक्सिमम लाइट नजर आएगी या उससे कुछ कम नजर आएगी? ये बात समझ आ रही है क्या? तो बस एक पॉइंट ये बोल रहा है कि सिर्फ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं। तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो फाइनल इल्यूमिनेशन है, जो फाइनल लाइट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है क्या? ओके, तो अब इतने सिंपल पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? लुक एट दिस। टेक्निकलिटी कुछ नहीं है, बस फंडामेंटल आइडिया आप समझ जाओ तो बात खत्म हो जाती है। कह रहा है, यूजिंग द पोंग रिफ्लेक्टेंस मॉडल द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल हाइलाइट इज डिटरमाइंड बाय द एंगल बिटवीन। किन दो एंगल पर डिपेंड करता है? तो मैं दोबारा डायग्राम पे आपको ले जाऊं एक बार। किस दो एंगल पर डिपेंड करता है? ये तो रिफ्लेक्शन है और ये व्यू है। रिफ्लेक्शन और व्यू का एंगल आपको बताएगा, जिसको यहां थीटा बोला जा रहा है, कि आपको कितनी लाइट नजर आएगी, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन वेक्टर पे क्या मैक्सिमम लाइट है? यस। आप इससे जितना दूर होते जाएंगे उतनी कम रोशनी आपको नजर आएगी। अब ये 4 ऑप्शन है, अब जरा देख के बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आंसर होगा डी। इट इज डिटरमाइंड बाय द रिफ्लेक्टेड वेक्टर एंड द व्यू वेक्टर। तो उन दोनों को हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन है वो अपने को मतलब नहीं कि टोटल क्या इक्वेशन यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, बस एक आइडिया है। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल का, जिसको हम पोंग्स मॉडल बोलते हैं, क्या ये सिंगल लाइट सोर्स को स्टडी करने के काम आ गया? हाँ, बिकॉज एक लाइट सोर्स है, रिफ्लेक्शन मैंने एंगल देखा, निकाल लिया। बट इमेजिन करिए, यही एक स्टूडियो है, किसी मूवी की शूटिंग हो रही है, तो अब यहां पर सिंगल लाइट सोर्स होंगी या मल्टीपल लाइट सोर्स होंगी? मल्टीपल लाइट सोर्स होंगी। एक और बात, अगर हम बहुत स्पेसिफिक बात करें तो लाइट सोर्स के डिस्टेंस से भी क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? पोंग मॉडल में हम डिस्टेंस वगैरह को नहीं देख रहे थे, बिल्कुल पड़ेगा, है ना? तो जो एक और रियलिस्टिक मॉडल जो आर्टिफिशियल लाइटिंग के काम आता है उसको स्टडी करने के, ना दैट इज कॉल्ड वॉर्न मॉडल, WARN। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉर्न मॉडल। तो अगेन जैसा लिखा भी है, वॉर्न मॉडल प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर सिमुलेटिंग स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट्स बाय कंट्रोलिंग लाइट इंटेंसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो किसकी इंटेंसिटी क्या होगी, किसका डिस्टेंस कितना होगा, उन सबको यूज करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, मार्केटिंग वगैरह के लिए जब एडवर्टाइजमेंट के लिए लाइटिंग की जाती है तो बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइटिंग की जाती है ना? यही तो कारण है, जब आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैगी बन के आया तो मैगी इतना खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जब हम खुद घर पे बना के आते हैं तो उनका मैगी, उनका बर्गर, पिज्जा सब चमक रहा होता है ना? बिकॉज क्या वो एक्चुअली लाइक उसको शोरूम में जाके क्लिक कर रहे होते हैं या पूरा आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर, है ना? आप उसे शूट करो दिखाने के लिए, तो हर एलिमेंट आपको नजर आना चाहिए। तो यहां पर बस आपको यही समझना है कि एक तो फंडामेंटल आइडिया कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल क्या होता है? इट इज 1/d²।
तो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। और अगेन टोटल कैलकुलेशन के लिए बस हम ये बोल रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इंटरनेट पे आपको जो नजर आ रहा होता है या जो एक्टर आपको रियल लाइफ में नजर आ रहा होता है और जो मूवी में दिखता है, क्या वो सेम होता है? बिल्कुल अलग होते हैं। तो पहले तो मेकअप, देखिए पहले तो मेकअप, उसके बाद लाइटिंग और उसके बाद दोबारा एडिटिंग। तो 3 लेवल पे करने के बाद वो आपको ऐसा पिक्चर नजर आ रहा होता है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी की अगर सही फोटो देखनी है तो उसके फेसबुक आईडी पे देखनी है कि वोटर कार्ड पे, उसके आधार पर। खैर मेरे ख्याल से वोटर कार्ड वाले भी वो उल्टा करते हैं, वो नॉर्मल आदमी को इतनी खराब लाइटिंग में वो बेचारा जैसा होता है वैसा भी नहीं दिखता है ना। यस, मेरा तो वोटर कार्ड ऐसा है कि मेरे वोटर कार्ड पे मैं और मेरा भाई, या मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे मैं और मेरा भाई दोनों एक ही लाइसेंस रखते हैं, क्योंकि आप पहचान ही नहीं सकते, कोई भी जा सकता है। चलिए खैर, तो एक बार मेरे को बताइए आइडिया आपको समझ आया क्या? जो लास्ट एक हमारा टॉपिक था, तो अगेन देखिए आज हमारी लास्ट क्लास है ग्राफिक्स की। तो अगेन मेरे को जितना मैंने कोशिश किया देखिए, और ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। नहीं, यश मेरा भाई नहीं, यश तो मेरा स्टूडेंट है। मेरा भाई है प्रशांत। कभी फेसबुक वगैरह पे आप देखिएगा आपको फोटो मिलेगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि वी लुक काफी आइडेंटिकल, है ना। अभी तो खैर टाइम के साथ थोड़ा चेंज हो रहा था, बचपन में ज्यादा सेम लगते थे। खैर, तो मैं यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोल रहा था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जितने पीपीटी, जितना डेटा मेरे पास है, वो मैं सब कुछ यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा, अपलोड कर दूंगा। और मैंने कोशिश की हर क्वेश्चन के साथ, स्पेशली यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में उसका सॉल्यूशन भी उसी की स्लाइड में है ना। तो आपको कहीं अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं। यू सी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है उनके आंसर भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। और टाइम अभी आपके पास बहुत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एज फार एज वी नो कम से कम 6-7 महीने तो हैं एग्जाम होने में नेट का। तो जो गेट वाला एस्पेक्ट उसको आप छोड़ दीजिए, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको आप थोड़ा सा रेगुलरली काम करते रहिए, तो आपको एक क्लैरिटी इसमें मिलेगी। अच्छा, रही बात अभी जो एआई है, तो एआई की डेट्स जैसे ही फाइनल होगी बताऊंगा, बिकॉज अभी मेरे को थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स पे काम करना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से मैं जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है वो भी कवर कर रहा हूं, है ना। तो लेट मी टेल यू कि मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं इन अ मंथ, है ना, जो मैं पढ़ा सकता हूं। तो मेरे को एक बार शेड्यूल थोड़ा सा एक बार देखना है कि कितने टाइम अभी मैं एआई को दे पाऊंगा। देन जैसे ही शेड्यूल फाइनल होगा 1-2 दिन में वो पब्लिक हो जाएगा, है ना। बट हर ट्यूसडे को मॉर्निंग में 10 to 11:30 हमारा डिस्कशन होगा, दैट इज फॉर श्योर, जो हम टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। यार कुछ नहीं पता, अब देखो सरकार को खुद कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है। विश्वास मानिए, मैं तो घर में रहता हूं, बट कभी कभी बाहर निकलता हूं ना, मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, है ना। सरकार, पहले बिजनेसमैन कह रहे थे मार्केट खोलने दो, अब लोग, सरकार ने अलाउ कर दिया तब भी नहीं खोल रहे हैं। और मैं तो एनसीआर में हूं, यहाँ तो इतने केसेस हैं कि आप घर के बराबर में केस है, 2 गली छोड़ के केस है, उल्टा डर लग रहा होता है। तो अभी मेरे को नहीं पता है कैसे आगे चलने वाला। और अभी तो शायद कल कितने केस है, शायद 20,000 प्लस केसेस है ना। अब सोचिए 20,000 केस तो सरकार बता रही है, इनकी मजबूरी है कि इतना तो ये बता रहे हैं, तो होंगे कितना आप इमेजिन कर सकते हो। और अभी खुद बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। पहले बोल रहे थे ये जून में बढ़ेगा, अब बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में और पीक करेगा। तो पीक की परिभाषा क्या है मेरे को नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम हाल फिलहाल में खत्म होना नहीं है, तो अपन तो तैयारी कर सकते हैं, बट लेट्स सी। अभी कम से कम 5-6 महीने तो कोई पेपर होना नहीं आपका, ये तो तय है। 5 से 6 महीने कोई पेपर नहीं हो सकता। अब गेट भी वर्ज पे देखते हैं गेट कब कंडक्ट होता है। यस, चलिए खैर, तो इस क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। बाकी अगेन कल से दोबारा जो हमारा नॉर्मल शेड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर का वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।